हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ और नहीं है, हमारे पर्सनल नोट्स हैं। हमने अपने एग्जाम के लिए, अपनी जॉब के लिए अब तक हमने जितनी भी बुक से पढ़ के नोट्स बनाए थे, या फिर हमने जितने भी एग्जाम दे के ओल्ड एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करके नोट्स बनाए, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ा और हमने अलग अलग मेंटोर से पढ़ा, वो सारे नोट्स का कलेक्शन है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यही सारे नोट्स पढ़ के हमने अपनी जॉब के लिए प्लेसमेंट लिया था, अपनी जॉब के लिए सिलेक्शन लिया था। अब हमें नेक्स्ट फिर कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करना हो और एग्ज़ाम देना हो तो मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगी, यही अपने पुराने नोट्स निकालूंगी और इनको ही पढ़ूंगी। और मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे कहीं दूसरी जगह भी जॉब के लिए पढ़ना पड़ा तो हमारे लिए हमारे ये नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। हम इन नोट्स को पढ़ के अपने लिए कहीं दूसरी जॉब भी, कि दूसरा एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं और दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे ये हमारे पर्सनल नोट्स की सीरीज आपको मिले। 1000 फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसको भी रिसीव करें। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उनके जो भी नोटिफिकेशन अपडेट रहते हैं वो भी हम अपने चैनल पे आपको नोटिफाई कराते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि द लैंडमार्क फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज नेजोट्रैगस एपिगैस्ट्रम। जब पेशेंट को ये आरटी डाली जाती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है, तो उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पेशेंट की नोज से लेके हम उसके कान के ट्रैगस तक मेजर करें, उसके बाद एपिगैस्ट्रियम तक मेजर करें, उसमें उसकी जो भी लंबाई होती है उसको हम अंदर तक इंसर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है द बेस्ट पोजीशन फॉर सीबीए पेशेंट इज लेटरल पोजीशन। सीबीए पेशेंट का एयरवे पेटेंट रखने के लिए, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से बचाने के लिए लेटरल पोजीशन बहुत ही आइडियल पोजीशन है। उसके बाद है एक्यूट पोजीशन फॉर बीपी का 4 इंच अबव फ्रॉम द एंटीक्यूबाइटल स्पेस। एंटीक्यूबाइटल स्पेस उसे कहते हैं जो हम ब्रेकियल आर्टरी से, जहाँ से हम पल्सेशन सुनते हैं ब्लड प्रेशर में, उसको एंटीक्यूबाइटल स्पेस कहते हैं। उससे 4 इंच ऊपर अगर हम बीपी कप बांधेंगे तो वहाँ से हमें बीपी की एक्यूरेट पोजीशन मिलती है, हमें एक्यूरेट बीपी वहाँ पे मिलेगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस। कोई भी ऐसा स्ट्रेस है कि जिसको कम नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसी स्ट्रेस में रहती है, तो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ नर्स सी अ बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम अपरेंट म्यूकस, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू केयरफुली स्लैप द इन्फेंट बैग। अगर कोई नर्स ये देखती है कि कोई बच्चा है जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि उसके मुंह में म्यूकस भरा हुआ है, तो क्या करना है, बच्चे को थोड़ा अपने हाथ पे उल्टा लेना है और उसकी बैक पे धीरे धीरे स्लैप करना। ये फर्स्ट नर्सिंग एक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हेन परफॉर्मिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन the nurse insert the catheter into the stoma up to 10 सेंटीमीटर या अब 4 सेंटीमीटर। कि अगर जो कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जाता है उसमें जो स्टोमा में हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे वो लगभग 10 सेंटीमीटर या 4 इंच तक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन एडमिनिस्टरिंग द एनीमा द मैक्सिमम सेफ हाइट ऑफ कंटेनर है 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। जो एनीमा का कंटेनर हम टांगते हैं आईवी स्टैंड पे पेशेंट को एनीमा देने के लिए, जो भी सोप वाटर एनीमा वगैरह कंटेनर के थ्रू दिया जाता है, ये पाउच में आता है, उनकी तो कोई बात नहीं है। जो कंटेनर में दिया जाता है उनको हम 40 सेंटीमीटर या 18 इंच की हाइट तक ऊपर हैंग करते हैं। भले ही अब ये उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए हमें हाइट को भी याद रखना है कि 40 सेंटीमीटर या 18 इंच। फिर नेक्स्ट है कि क्लीनिंग अराउंड द मीटस पीरियोडिकली इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम यूरिनरी इन्फेक्शन।
पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है तो उसको मीटस के आसपास क्लीन करना है। और ये मीटस क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसका जो ऑरिफिस होता है उसको मीटस कहते हैं। तो कैथेटर केयर जो हॉस्पिटल में की जाती है वो प्रोवाइड करना यूरिनरी कैथेटर किससे होने वाले इन्फेक्शन से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर नेक्स्ट है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी इन प्रोस्टेट कैंसर ब्लैडर इरिटेबिलिटी कॉज ड्रिबलिंग। जो पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट होते हैं, अगर उनको रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उसको सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो ब्लैडर इरिटेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ड्रिबलिंग यूरिनेशन होता है। ड्रिबलिंग यूरिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को ड्रॉप करके यूरिन होता है। फिर नेक्स्ट है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इमीडिएट आफ्टर इंजुरी इंडिकेट इंजुरी टू द हाइपोथैलेमस। अगर कोई भी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है या इंजुरी हुई है, उसके बाद पेशेंट का कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाइपोथैलेमस में इंजुरी हुई है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का एक सेंटर है। फिर नेक्स्ट है कि डायबिटीज इंसिपिडस इज द डिफिशियंसी ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन। जो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होती है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। फिर नेजल कैन्यूला क्यों यूज़ किया जाता है, जो नेजल कैन्यूला यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोकॉर्टिकोसोन ड्रग, जिसको एफकॉलिन नाम से भी हॉस्पिटल में जिसकी सप्लाई होती है, ये स्टेरॉइड है। हाइड्रोकॉर्टिकोसोन ड्रग इज गिवन थ्रू नेबुलाइजेशन एज वेल एज आईवी रूट। इसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ में जो हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शन दिया जाता है उसको उसी सॉल्यूशन में जैसे डिज़ोल्व करते हैं तो नेबुलाइजेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, और आईवी तो दिया ही जाता है, ये तो आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट है कि डायरेटिक शुड बी गिवन एट मॉर्निंग टाइम, की जो डायरेटिक दी जाती है वो मॉर्निंग टाइम में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको शाम को या नाइट में डायरेटिक दी जाती है तो पेशेंट को यूरिनेशन की वजह से इंक्रीज यूरिनेशन इसमें होता है, तो पेशेंट को बार बार उसकी नींद से डिस्टर्बेंस होता है। जब उसको प्रॉपर नींद नहीं होगी तो और भी एसोसिएटेड फैक्टर उसको अफेक्टेड करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ सिट्स बाथ शुड बी 43 to 46 सेंटीमीटर, और कभी कभी इसको सेंटीग्रेड, कभी कभी इसको 39 सेंटीग्रेड, 39 to 40 सेंटीग्रेड भी लिखा होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएशन होती है, लेकिन जो होता है, जो टेम्परेचर इसका होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, या फिर ये कहें कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो आपके पास ऑप्शन में अगर आए तो इससे मिलती जुलती जो भी रीडिंग हो आप उसको टिक करिएगा। फिर नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज टू फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के लिए मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को एंटी इन्फेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये फ्यूमिगेशन में भी यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि ब्लड ग्लूकोज सैंपल कलेक्ट इन सोडियम फ्लोराइड वाइल। जब हम ब्लड ग्लूकोज का सैंपल निकालते हैं तो कौन सी वाइल में निकालते हैं, फ्लोराइड वाइल में निकालते हैं, जिसका जो टैब होता है, जिसका कवर होता है वो ग्रे कलर का होता है। फिर नेक्स्ट है कि एनीमा इज गिवन बाय लेफ्ट लेटरल पोजीशन, की एनीमा को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि नॉर्मली इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज केप्ट फॉर 3 to 5 डेज। जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज के लिए आईसीडी का ट्यूब लगाते हैं उसको नॉर्मली 3 से 5 दिन तक रखना चाहिए, उसके बाद उसको चेंज कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि 0.09% NaCl, ये जो प्लेन NS आती है हॉस्पिटल में वो है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक में दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 गेज निडल इज यूज टू इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं वो किस निडल से लगाते हैं, वो 26 गेज के निडल से लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि डोजेज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो विटामिन ए की डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 8 बोन्स मेक अप ए न्यूबॉर्न स्कल। न्यूबॉर्न का स्कल जो होता है वो 8 बोन से मिलकर बना होता है।
फिर नेक्स्ट है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल था वो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट 20 to 25 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट फॉर 15 मिनट्स। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए हमें ब्लड को स्लो रखना पड़ता है। अगर पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई एक्स्ट्रा साइन सिम्टम नहीं बताते हैं तो हम उसकी जो फ्लो रेट है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वही इसमें दिया गया है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करो तो 20 to 25 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट से शुरू करो 15 मिनट के लिए, उसके बाद इंक्रीज कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है कि नर्स शुड एडमिनिस्टर IM इंजेक्शन टू इन्फेंटेड वास्टस लेटरलिस साइड। जब बच्चों को IM इंजेक्शन लगाते हैं तो उनकी थाई पे लगाते हैं लेटरल साइड में, उस मसल को वास्टस लेटरलिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रिड्यूस स्पीच प्रोडक्शन स्टर्मेट म्यूटिज्म की जो साइकेट्रिक के पेशेंट होते हैं इनमें ये मोस्ट देखा जाता है कि पेशेंट बोलना बंद कर देते हैं, उनको बोलते हैं म्यूटिज्म, उस कंडीशन को म्यूटिज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सेल्यूलर इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। जो HIV इन्फेक्शन है उससे सेल्यूलर इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है, इसीलिए HIV पेशेंट की जो इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है, उनके इम्प्रूवमेंट की जो कंडीशन होती है उसको CD4 काउंट से मेजर किया जाता है। उसके CD4 काउंट से पता लगाया जा सकता है कि इसके जो इन्फेक्शन की कंडीशन है वो किस स्टेज की है। फिर नेक्स्ट है एक क्लाइंट विद BP सेंट मतलब बेंट्रोपेराइटल सेंट। बेंट्रोपेराइटल सेंट ये स्कल से डाल दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के लिए, इसको बेंट्रोपेराइटल सेंट कहते हैं। अगर इसके बाद कुछ इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं जैसे रेस्टलेसनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है और पेशेंट का जो पल्स प्रेशर है वो भी वाइड होता जा रहा है, तो ये सस्पेक्ट किया जाता है कि पेशेंट का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, आप सबको पता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर में किया जाता है, जो पेशेंट साइकेट्रिक के होते हैं उनमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोफाइलेक्सिस डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी इज 500 माइक्रोग्राम। जो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, जो स्पाइना बाइफिडा होते हैं, मेनिंजोसिल माइलोसिल होता है, मतलब जो न्यूरल ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही नहीं हो पाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी में खाई जाने ये फॉलिक एसिड की जो प्रोफाइलेक्सिस डोज है इसकी अमाउंट होती है 500 माइक्रोग्राम। और ये प्रेगनेंसी में फीटस के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, जो फीटस का जो न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड फॉन्टेनेल इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट का जो फॉन्टेनेल होता है वो अंदर को धंसा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है। जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है उसका वेट होता है अप्रॉक्स 500 ग्राम, मतलब ½ kg होता है 500 ग्राम। फिर नेक्स्ट है ए सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। जो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंड E1 एनालॉग होती है वो सर्वाइकल राइपनिंग और लेबर इंडक्शन में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कार्बन डाई गैस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर लेप्रोस्कोपी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेप्रोस्कोपी में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि इन ए कंडीशन ऑफ पॉलीट्रोमा एयरवे पेटेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पॉलीट्रोमा मतलब पेशेंट को बहुत जगह इंजरी हुई है, बहुत तरह की इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एयरवे को पेटेंट करना उस पॉलीट्रोमा में भी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर एयरवे पेटेंट रहेगा, पेशेंट जिंदा रहेगा तब तो कुछ और रिपेयरिंग की जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि MTP कंसेंट इज टेकन फ्रॉम क्लाइंट ओनली। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अगर MTP कराने के लिए आई है तो MTP का कंसेंट सिर्फ उसी के द्वारा होना है। ऐसे नहीं है कि उसके ससुराल में या उसके कोई और रिलेटिव, उसके हस्बैंड कंसेंट देते, पेशेंट खुद कंसेंट देगी तभी MTP का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि एवरेज वेट गेन इन न्यूनेट की जो न्यूनेट होते हैं उनका एवरेज वेट गेन कितना होता है, 25 से 30 ग्राम पर डे होता है। 25 से 30 ग्राम पर डे न्यूनेट वेट गेन करते हैं तो समझा जाता है कि हेल्दी न्यूबॉर्न है। फिर नेक्स्ट है कि क्लिंजिंग एनीमा कंटेंट वाटर एंड सोडा बाइकार्ब। जो क्लिंजिंग एनीमा होता है उसमें वाटर एंड सोडा बाइकार्ब होता है, सोडा बाइकार्ब से तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉफ़ी एनीमा इज स्टिमुलेंट टाइप एनीमा। जो कॉफ़ी एनीमा होता है वो स्टिमुलेंट टाइप एनीमा होता है और इस
जिस पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं, इस पीडीएफ को एज इट इज़ लेने के लिए हमारे जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन करके उस ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाके जितने भी पर्सनल नोट्स की जो सीरीज़ बनेगी, जितने भी आगे तक भी बनती रहेगी, आप अभी देख रहे हैं या कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, ये पूरी सीरीज़ के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन सब की सीरीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, जिसको आप अपने इंटरनल स्टोरेज में जाके फाइल मैनेजर के जिस फोल्डर में आप सेव करेंगे वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्मिनेटेड एनीमा कंटेंट। जो कार्मिनेटेड टाइप एनीमा होता है उसमें क्या होता है, उसमें 500 से 1000 ml सोप सॉल्यूशन होता है, आधा लीटर से 1 लीटर सोप सॉल्यूशन होता है, और 8 से 16 ml तक टर्पेंटाइन ऑयल होता है। इसको यूकेलिप्टस ऑयल भी कहते हैं, ये टर्पेंटाइन ऑयल है, सॉरी ये टर्पेंट नहीं, यूकेलिप्टस ऑयल अलग है। 8 से 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल होता है। द पर्पज ऑफ मास्क इन सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक है, जिसमें जो भी बैरियर्स यूज होते हैं, उसमें जो मास्क है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज, जो ब्लड क्लॉटिंग का नॉर्मल टाइम होता है वो 4 से 10 मिनट होता है। किसी किसी में ये 6 से 11 लिखा होता है। अलग अलग तरह में अलग अलग थोड़ी बहुत वेरिएशन देखी जाती है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो अलग अलग तरह के साइट्स पे अलग अलग वेरिएशन होती है, लेकिन जो नॉर्मल में है वो 4 से 10 ही है। इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है, और पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू जो होती है डिफरेंट भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि डिसइंफेक्टेंट ऑफ यूनिट आफ्टर डेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट कॉल्ड टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट। कि जहाँ पे पेशेंट था उसका या तो डिस्चार्ज हो गया है या तो वो एक्सपायर हो गया है, उस यूनिट को, उस एरिया को अगर डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है तो उसको टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट के नाम से बोला जाता है। टर्मिनल मतलब लास्ट, इसलिए कि पेशेंट चला गया, अभी उस पेशेंट को दोबारा नहीं आना है, तो टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ESR एलिवेट इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट कब बढ़ जाती है, सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे रीनल फेलियर है, आर्थराइटिस है, प्रेगनेंसी है, इन कंडीशन में ESR का जो रेट होता है वो बढ़ा हुआ देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बासरमैन टेस्ट और रिएक्शन, एक टेस्ट होता है बासरमैन टेस्ट और रिएक्शन इज एन एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिन। ये क्यों इस सिफिलिस के लिए किया जाता है वाटरमैन टेस्ट। इसको वाटरमैन टेस्ट या वासरमैन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कहीं पे अगर वासरमैन रिएक्शन हो तो भी वो एंटीबॉडी टेस्ट है सिफिलिस के लिए, अगर वासरमैन टेस्ट है तो वो भी सिफिलिस के लिए है। फिर नेक्स्ट है द हाइट ऑफ IV स्टेंट शुड बी 40 to 60 सेंटीमीटर अबव हेड। जो IV स्टेंट की हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, पेशेंट का जो हेड, बेड का जो हेड होता है उससे 40 से 60 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। फिर नीचे है PTINR का जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट इज ए वैल्यूएबल टेस्ट फॉर एंटीकोगुलेंट थेरेपी। अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है तो उसके लिए जो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर नेक्स्ट है ग्रीन कलर्ड स्पुटम इन ब्रोंकियोक्टेसिस। जो ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन होती है उसमें जो स्पुटम का कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, सॉरी। फिर नेक्स्ट है कि रस्टी कलर स्पुटम इन न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की कंडीशन में जो स्पुटम का कलर है वो रस्टी हो जाता है, मतलब राख के जैसा उसका कलर हो जाता है, ग्रे के जैसा, सीमेंट जैसा। तो ये हमारी इसकी सीरीज हुई पूरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।